नमस्कार। अगर किसी हस्बैंड को कोर्ट में ये साबित करना हो कि शादी के टाइम पे जो लड़की वालों ने लड़के वालों को जो गिफ्ट्स दिए थे, यानी कि कोई ज्वेलरी हो सकती है, कोई कैश, कोई प्रॉपर्टी, गाड़ी भी हो सकती है, एसेट्रा एसेट्रा, वो लड़की वालों ने दूल्हे को या फिर लड़के वालों को अपनी मर्जी से दिए थे, यानी कि वॉलंटरीली दिए थे, और दूल्हे की तरफ से या फिर लड़के वालों की तरफ से कोई इलीगल डिमांड नहीं थी, यानी कि दहेज की कोई डिमांड नहीं थी, तो कोर्ट में कैसे साबित करें। ठीक है जी। इस विषय के ऊपर मेरी जितने भी मेल ऑडियंस है उन्होंने मुझे बहुत मैसेजेस किए थे कि मैम इस टॉपिक के ऊपर आप प्लीज़ कंटेंट बनाइए कि किस तरीके से हम कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर काफ़ी टाइम तक कंटेंट इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मेरी एलुमनी और मेंटेनेंस की जो सीरीज़ चल रही थी और उससे पहले भी जो मैंने कंटेंट बनाया था, मैं चाहती थी कि एटलीस्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, जैसे मेंटेनेंस पेरेंटल राइट, एलुमनी, स्त्रीधन, और मैंने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया है। मैंने एविडेंस के ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। उसके ऊपर वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम दोनों पर अवेलेबल है, मैंने अपलोड कर दी हैं। तो जब आपको वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं ना, उसके बाद आपको ये वीडियो बेटर समझ में आता है। ठीक है जी। इसलिए ये कारण था कि मैं ये वीडियो जो है थोड़ा सा लेट बना रही हूँ। ठीक है जी। अब बेसिकली होता क्या है कि शादी के टाइम पर कई कल्चर्स ऐसे होते हैं, कोई ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं हमारे धर्म के हिसाब से, कल्चर्स, ट्रेडिशंस ऐसे, या कस्टम्स, मैं भूल गई थी, कस्टम्स के हिसाब से कुछ इस तरीके के आदान प्रदान होते हैं जो कि लड़की वालों की तरफ से या लड़के वालों की तरफ से ज़रूरी होते हैं। जैसे कि सांत के टाइम पे कोई एक पर्टिकुलर गोल्ड का कोई आइटम देना जब सांत की पूजा चल रही होती है। ठीक है। जब टिक्का के लिए जाते हैं या फिर शगुन लेकर जाते हैं तो उस टाइम पे कोई गिफ्ट्स के आदान प्रदान होते हैं। तो कई कल्चर्स में इस तरीके के जो आदान प्रदान होते हैं गिफ्ट्स के, वो मैंडेटरी माने जाते हैं। हालांकि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, लेकिन हम करना पसंद करते हैं। ठीक है। तो होता यह है कि शादी के टाइम पर या शादी के बाद में जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो कुछ समय तक अगर तो कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, चाहे कुछ समय तक या लेटर ऑन भी अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही लड़का लड़की के बीच में, यानी कि पति पत्नी के बीच में जैसे ही कोई गड़बड़ स्टार्ट हो गई, उनके रिश्ते में कोई तनाव आ गया या परिवारों में कोई तनाव आ गया, और अगर कोर्ट केस करने की बारी आ गई, कोई लीगल डिस्प्यूट जैसा सिनेरियो एराइज हो जाता है, तो उसमें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वही गिफ्ट्स जो लड़की वालों ने अपनी मर्जी से लड़के वालों को दिए होते हैं, वो सडनली दहेज का एंगल ले लेते हैं कि हमसे दहेज मांगा जा रहा था, जबकि हो सकता है शादी को 5 साल या 6 साल हो गए हों और इनिशियल ईयर्स में कोई भी दहेज की, कोई भी मारपीट की, कोई फिजिकल अब्यूज़ या किसी भी तरीके की डोमेस्टिक अब्यूज़ की कोई बात ही ना हुई हो। जस्ट बिकॉज पति पत्नी के बीच में आज कोई रिफ्ट आ गया है किसी भी वजह से, या परिवारों में कोई रिफ्ट आ गया है, तो उसकी वजह से कई बार देखा गया है कि लड़की वालों की तरफ से ऐसे इल्ज़ाम आ जाते हैं कि इन्होंने हमसे दहेज ली। हालांकि वो क्वेश्चनेबल होता है, कई सालों तक वो क्वेश्चनेबल होता है कि इतने सालों में, मान लीजिए 5 साल बाद अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई है पति पत्नी के बीच में, तो 5 सालों तक अगर कोई दहेज की डिमांड का कोई भी ऐसी कंप्लेंट या FIR नहीं दी गई थी, तो क्यों नहीं दी गई थी। हालांकि कोर्ट इस तरीके के सवाल उठाती है, लेकिन फिर भी हमने ऐसा देखा है कि ये सब जो होता है, ये इस तरीके से जो झूठे इल्ज़ाम लगाना या उनको मैनिपुलेट करना, इस वजह से बहुत ज़्यादा रेपुटेशन का डैमेज होता है, इमेज का डैमेज होता है, मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा तो है, वो तो कोर्ट कचहरी में लोग फेस ही करते हैं। तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो लड़के वाले हैं वो डील करते हैं। ये एक बात होगी। और दूसरी बात जो कि फैक्ट है, ये मैं खुद देखती हूँ, मेरे पास खुद ऐसे कई केसेस रेफर होते हैं कि आजकल ये बहुत एक ट्रेंड देखा जा रहा है। और अगर कोई लोग ये कहते हैं कि एक बिज़नेस लड़कियों ने बना दिया है, तो हाँ, ये बात सच है कि कुछ परिवारों ने, कुछ लड़कियों ने इसको एक बिज़नेस जैसा बना दिया है कि वो इनिशियली गिफ्ट्स का आदान प्रदान करते हैं, उसके बाद लड़की है वो कुछ टाइम के लिए भी अपने ससुराल में नहीं रुकती, वो अपने मायके चली जाती है, कोई भी छोटी छोटी बातों पर वो झगड़ा शुरू कर देती है और उसके बाद पुलिस कंप्लेंट कर देती है। और ख़ासकर ये जितने भी सरकारी नौकरी वाले होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, ये उनके साथ ज़्यादा होता है। तो ये गवर्नमेंट जॉब वाले जितने भी लड़के हैं वो ज़्यादा इस बात पे ख्याल रखिए कि जब भी आप कोई रिश्ता ढूंढे तो सोच समझ के ढूंढे, बैकग्राउंड चेक करके ढूंढे कि कहीं इनका पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। क्योंकि बहुत सारे केसेस हमें रेफर हुए हैं जहाँ पे लड़कियाँ
पहले परिवार लोग गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज कर लेते हैं, बाद में किसी बात पे वो रूठ के चली जाती है और फिर उनको केस करने की धमकी देती है, या फिर कोई पुलिस कंप्लेंट कर देती है, या उनको कहती है कि इन लोगों ने हमसे दहेज मांगा, इन्होंने हमें इमोशनल अब्यूज़ किया, क्योंकि अब फिजिकल अब्यूज़ के अलावा भी इमोशनल, वर्बल और सेक्शुअल अब्यूज़ ये भी बहुत ज़्यादा माने जाते हैं अब्यूज़ की कैटेगरी में। पहले तो लोगों को पता भी होता था कि फिजिकली मारपीट करेंगे तो वो सबूत इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन अब जो है लोग सच में डोमेस्टिक अब्यूज़ में जो जेन्युइन विक्टिम्स होती हैं वो इमोशनल अब्यूज़ का ज़्यादा शिकार होती है, सेक्सुअल अब्यूज़ का ज़्यादा शिकार होती है, वर्बल अब्यूज़ का भी बहुत ज़्यादा शिकार होती है। तो लेडीज़ को भी पता है कि भाई मारपीट का अब कॉज होना ज़रूरी नहीं है, इमोशनल अब्यूज़ को भी हम हथियार बना सकते हैं। तो वो बेसिकली करती ये हैं कि जानबूझकर जो लड़के हैं या लड़के वालों के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा देती हैं और फिर उनसे सेटलमेंट की बात करती हैं कि बताओ जी कितने में सेटलमेंट करोगे। तो ये हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल हो रहा है। इसलिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। इसलिए मैं जो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगी, बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये जनरल पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में है, जो हमने सीखा है, समझा है, मेरे एक्सपीरियंस में है। बाकी एक्चुअली में आपके केस में क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपके पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, गिफ्ट डीड या रिटन डिक्लेरेशंस। तो अगर लड़की के परिवार ने अगर आपको यानी कि लड़के को या लड़के के परिवार वालों को, या हम शॉर्ट में बोलेंगे लड़के वालों को, अगर कोई गिफ्ट्स दिए हैं, जैसे कोई बड़े एसेट्स है, हम छोटे मोटे गिफ्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी, और छोटे मोटे कैश अमाउंट्स की वो 1100 1500 2000 वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बड़े कैश अमाउंट्स की, गाड़ियों की, कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट्स हैं, कोई ज्वेलरी आइटम्स हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर तो कोई बड़ी आइटम आपको गिफ्ट की गई है लड़की वालों ने और उन्होंने कोई रिटन एग्रीमेंट बनाया है, तो वो रिटन एग्रीमेंट आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, ठीक है जी। तो जैसे कि जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए, मेन 3 एस्पेक्ट्स उसमें कवर होने चाहिए। बाकी जो कंडीशंस हैं वो तो डिपेंड करेगा कि वो गिफ्ट्स क्या हैं और जो आदान प्रदान हो रहा है वो किस पर्पज़ के लिए हो रहा है, ठीक है जी। नंबर 1 है, उस जो डॉक्यूमेंट में ये लिखा होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें गिफ्ट की गई थी, नंबर 1। नंबर 2, ये गिफ्ट्स बिना किसी डिमांड या प्रेशर के दिए गए थे। एंड नंबर 3, दोनों तरफ के जो गवाह है यानी कि जो विटनेसेस है उनके साइन वहाँ पे होने चाहिए और उनके नाम लिखे होने चाहिए। तो अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास है, इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट है, तो ये आपको कोर्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है ये प्रूफ करने के लिए कि जो गिफ्ट्स हैं वो दहेज के तहत नहीं मांगे गए थे। और मैं लड़के वालों को आजकल ये सजेस्ट भी करूँगी कि आप कोशिश करें, जब भी जैसे लड़की वाले अपनी बेटी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं, कोई बहुत भारी गिफ्ट दे रहे हैं, या दूल्हा दुल्हन को मान लीजिए कोई कार दे रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो आप कोशिश करें कि वो जितने भी वो एक रिटन डॉक्यूमेंट आप उनसे बनवा लें, कि ताकि कल को आप सेफ रहेंगे, कि कल को कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि इन्होंने दहेज में हमसे गाड़ी मंगवाई थी। तो कोशिश करें, अगर रिस्पेक्टफुली, प्यार से, ऐसा भी नहीं कि हम रिश्ता बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, बट हम उनसे कह सकते हैं कि अगर आप अपनी मर्जी से ये गिफ्ट दे रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक रिटन डॉक्यूमेंट हमको दे दीजिए अटेस्टेड कि ये जो गिफ्ट आप हमें दे रहे हैं या अपनी बेटी को दे रहे हैं या आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं और हमने आपसे डिमांड नहीं की। हमने ये भी कई बार ऐसा देखा है कि जो गाड़ी है वो लड़की वालों को लड़की वाले जो हैं वो लड़की को यानी कि अपनी बेटी को ही गिफ्ट कर रहे होते हैं और बाद में ऐसे क्लेम्स निकल के आते हैं कि उन्होंने डिमांड की थी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हो सकता है शादी के टाइम पे वो गाड़ी ना निकली हो या ना पहुंची हो, तो शादी के बाद वो गिफ्ट कर देते हैं। तो वो एंगल ये निकाल देते हैं दहेज का कि भी लड़के वालों ने डिमांड की थी इसलिए हमने दी है। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताऊंगी कि यहाँ पे कभी कभार आजकल जो पेरेंट्स का जो माइंडसेट है लड़की वालों का, वो कुछ इस तरीके का भी हो गया है कि एक तरीके से प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स वो यूज़ करते हैं। वो एक डरा के भी रखते हैं कि अगर हमने आपको ये चीज़ दी है, हमने आपको ये भारी चीज़ दी है, तो अगर आपने हमारी बेटी के साथ कुछ गलत किया तो फिर आप सोच लीजिएगा ये तो फिर आपके अगेंस्ट ही बात जाएगी। तो ऐसा भी हमने बहुत सारे केसेस में, स्पेशली जब मैं बीइंग अ लीगल काउंसलर, जब हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो मैंने ये एलिमेंट काफ़ी देखा हुआ है, ये भाव मैंने बहुत देखा हुआ है। वो ब्लैकमेलिंग भाव हमेशा रहता है। तो ऐसी सिचुएशंस में अल्टीमेटली बात वही आ जाती है कि कोशिश करें कि आप कोई गिफ्ट ले ही ना, लेकिन कुछ कस्टम्स में और जनरली हमारे भारत देश में ये एक्सचेंजेस होते ही हैं। भारत देश में क्यों, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इस तरीके के एक्सचेंजेस शादियों में होते ही रहते हैं, तो उसको हम चाहकर भी अवॉइड भी नहीं कर सकते।
लेकिन अगर हम इस तरीके के कोई गिफ्ट्स ले रहे हैं सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक रिटन डॉक्यूमेंट बनवा लें, चाहे वो आपकी पत्नी के नाम पर ही क्यों ना वो गिफ्ट्स दिए जा रहे हो। कोई भी बड़ी ज्वेलरी पीस हो सकता है जो बाद में उन्होंने दिया हो, जैसे गोद भराई के टाइम पे उन्होंने दिया हो, या किसी दिवाली के फेस्टिवल पे या किसी भी त्यौहार पे उन्होंने तीज त्यौहार पे दिया हो। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास कोई भी ऐसी चैट्स, कॉन्वर्सेशंस या डॉक्यूमेंट्स ऐसे हों जो ये साबित कर सकें कि वो जो गिफ्ट है उन्होंने वॉलंटरीली दिया है। चैट्स और जो बाकी रिकॉर्ड्स हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है जी, ये था नंबर 1। अब नंबर 2 की हम बात करते हैं। सेकेंड इज वीडियो एविडेंस। क्योंकि ऑडियो और वीडियो एविडेंसेस अब एडमिसिबल माने गए हैं कोर्ट में, इसलिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एविडेंस माना जा सकता है अगर आपके पास ये मौजूद हो तो। फॉर एग्जांपल, अगर शादी के रस्में जो है रिकॉर्ड की गई हैं, जो यूजुअली होती हैं, और उसमें लड़की वालों की तरफ से यानी कि लड़की के परिवार की तरफ से किसी भी फैमिली मेम्बर ने अगर कोई पब्लिक स्पीच दी है, गेट टुगेदर स्पीच दी है या टोस्ट रेस किया है, जो कि यूजुअली आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, पहले भी होता था लेकिन अब ज़्यादा हो गया है, तो उस टोस्ट में अगर उन्होंने ये कहा है कि मैंने ये पर्टिकुलर गिफ्ट अपने दामाद को, हमने यानी कि लड़की वालों ने, अगर उनमें से कोई ये बात कहता है कि हम अपने दामाद को ये गिफ्ट अपनी मर्जी से दे रहे हैं और इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, तो फिर ये एक बहुत अच्छा एविडेंस माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर फादर इन लॉ एक टोस्ट के ज़रिए, यानी कि जब वो टोस्ट रेस कर रहे होते हैं या फिर एक फैमिली गेट टुगेदर में अगर ये अनाउंसमेंट करते हैं कि मेरे सन इन लॉ, मेरा जो दामाद है वो मेरी कंपनी के सीईओ बनेंगे, या फिर मैं अपनी ये XYZ प्रॉपर्टी जो है अपने दामाद को शादी का गिफ्ट दे रहा हूँ, तो ये जो रिकॉर्डेड एविडेंस है ये आपके फेवर में काम करेगा। ठीक है जी, ये एक बात होगी। और दूसरी बात ये है कि शादी की रस्मों के टाइम पे जो गिफ्ट्स का आदान प्रदान होता है, जैसे शगुन के टाइम पे, टिके के टाइम पे, सांत के टाइम पे, अगर ये कुछ भी, अगर ये गिफ्ट्स का आदान प्रदान होता है और वो वेल रिकॉर्डेड है और वो जो रिकॉर्ड किया गया है वो पूरा एक्सचेंज, अगर उसमें कोई टेंशन नहीं है, अगर कोई झगड़ा या प्रोटेस्ट नहीं है, तो ये एक अच्छा एविडेंस काम कर सकता है लड़के वालों के लिए या जो हस्बैंड है क्लाइंट उनके लिए, कि वो कोर्ट में साबित कर सकते हैं कि कोई स्ट्रेस वाली यहाँ पे बात नहीं थी। हालांकि दिस इज़ अ मैटर ऑफ ट्रायल एंड इट कैन बी डिस्प्यूटेड ऑल्सो बाय मैनी वुमेन, और उनके जो लड़की वालों की तरफ से ये डिस्प्यूट में भी जा सकता है कि भाई ज़रूर कि जिस टाइम पे ये एक्सचेंजेस हो रहे होते हैं और लोग फोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं मैम, उस वक्त तो ज़रूरी नहीं है कि किसी के चेहरे पे या माथे पे कोई शिकंद हो या फिर वो किसी बात का स्ट्रेस अपने चेहरे पे दिखाएं, क्योंकि लोगों को पता लग जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। मैं ये बात बिल्कुल आपकी मान सकती हूँ। तो इसीलिए सिर्फ एक पर्टिकुलर एविडेंस काफ़ी नहीं होता है कोर्ट में साबित करने के लिए। इट इज़ ऑलवेज द कॉम्बिनेशन ऑफ एविडेंस दैट मैटर्स। ठीक है जी, तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जिसको यूज किया जा सकता है। ठीक है जी। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज विटनेस टेस्टिमनीज। ऐसे कोई न्यूट्रल विटनेसेस जो शादी के डिस्कशंस या सेरेमनीज के दौरान में मौजूद थे, वो कोर्ट में अपना विटनेस स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, और वो ज़रूरी नहीं फैमिली मेम्बर्स हो, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स हमेशा इंटरेस्टेड विटनेसेस कहलाते हैं। उसके अलावा कोई फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर लड़की वालों की तरफ से कोई विटनेस आ जाता है जो उन सेरेमनीज, उन फंक्शंस में मौजूद था, और वो ये कहते हैं कि भाई जो गिफ्ट्स थे हमें नहीं लगा कि किसी भी तरीके के ज़ोर ज़बरदस्ती वाले थे, वो उन्होंने अपनी मर्जी से दिए थे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस, पीस ऑफ एविडेंस बन सकता है। ठीक है जी। नंबर 4 इज कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स। व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल्स या मैसेजेस जहाँ पे लड़की के परिवार ने खुद गिफ्ट देने की बात की हो, ये प्रूफ के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। और अगर कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन है जहाँ पे लड़के वालों ने वो गिफ्ट्स को लेने से मना किया हुआ है, और वो उसमें लिखा गया है, उन चैट्स में कहीं ये विजिबल है, ये लिखा गया है कि वो मना कर रहे हैं कि हमें ये गिफ्ट्स नहीं चाहिए और हमें इस तरीके का कोई भी जो भी गिफ्ट्स का एक्सचेंज है वो स्वीकार्य नहीं है, तो वो उनके फेवर में जा सकता है। और ऐसी कोई भी कॉन्वर्सेशन जहाँ पे लड़की वाले ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं उस कॉन्वर्सेशन में कि ये हमारे कस्टम का, हमारे कल्चर का एक तरीका है और हम इस तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जितने भी फैमिली फ्रेंड्स हैं वो देखेंगे और उनको ऐसा लगेगा कि हम लोगों ने सही तरीके से कस्टम्स फॉलो नहीं किए, हमारे कल्चर जो प्रथाएं हैं, जो ट्रेडिशंस हैं वो फॉलो नहीं किए, तो ये हमारे लिए करना ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ऐसे सच में हमारे भारत देश में ऐसे कस्टम्स हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल वो थाल ने, बड़ी थाल में
नोट सजा कर दिए जाते हैं या वो ज्वेलरी ऐसे दिखा कर दी जाती हैं और उसकी फ़ोटोग्राफ्स ली जाती हैं। वो एक तरीके की शोबाजी भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको कल्चर कहते हैं, उसको प्रेफर करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही होता है, तो हमारे घर की सभी शादियों में ऐसा हुआ है, हमारी रिश्तेदारी में हर किसी के घर में इसी तरीके से शादी हुई है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि हमने शादी अच्छी नहीं की या हमने बेटी को कुछ दिया नहीं। कई लोगों के यहाँ पे एक एक माइंडसेट भी होता है या फिर एक तरीका होता है उनके काम करने का, जहाँ पे वो दूल्हे को वो गाड़ी की चाबी पकड़ा रहे होते हैं और वो फोटोग्राफ्स ली जाती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमारी शादियों में होती हैं। तो इस चीज़ को या तो आप अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट करें, और अगर आपको लगता है कि आपके मना करने के बावजूद भी लड़की वालों ने ज़िद की है, तो पहले तो ये कॉन्वर्सेशंस अपने पास संभाल के रखिए। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस अपने पास संभाल के रखते हैं, कई सालों तक डिलीट नहीं करते, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें कोई शक वाली बात है। बट वो कॉन्वर्सेशंस आप संभाल के रखिए, बाद में कभी आपको डिलीट करनी होगी तो आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो या तो आप वो कॉन्वर्सेशन संभाल के रखिए, या तो क्यों आपको कॉन्वर्सेशन संभाल के रखनी चाहिए। और साथ ही साथ में अगर कोई बड़ा गिफ्ट आपको दिया जा रहा है, जैसे कार दी जा रही है, ज्वेलरी दी जा रही है, कोई गहने दिए जा रहे हैं आपको, कोई पैसे की गड्डियाँ आपको दी जा रही हैं, वो जो शो करके दी जा रही हैं या प्राइवेटली दी जा रही है या आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जा रही है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको डॉक्यूमेंट करवाइए, यानी कि आप रिटन डॉक्यूमेंट बनाएं उसको, और जिसमें ये लिखवाएं कि ये सारा कुछ गिफ्ट्स जो हैं हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, हमारी प्रथाओं के हिसाब से हम अपनी बेटी को और अपने दामाद को दे रहे हैं, और इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। सो इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज टू गेट इट डन। हालांकि ये सुनने में और बोलने में बड़ा अजीब लगता है, बड़ा अनप्लेजेंट लगता है कि भाई जब हम पहले से ही इतने शक के अभाव में आ गए हैं, शक के नॉट अभाव पर शक का भाव इतना ज़्यादा अगर आ गया है, तो फिर हम रिश्ता चलाएंगे कैसे। मतलब फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि कुछ चीज़ों को सही तरीके से डॉक्यूमेंट कर लेना आवश्यक होता है। जैसे शादी को रजिस्टर करना इम्पॉर्टेंट है, शादी की फ़ोटोग्राफ्स होना इम्पॉर्टेंट है, गोल्ड कहते हैं ना, लड़की को गोल्ड देना अच्छी बात होती है, एक कस्टम है, तो लड़की को गोल्ड देंगे, दूल्हे को जो गोल्ड को देना चाहिए वो शगुन होता है। तो जब ये सारी बातें अगर हमारे कल्चर में अगर प्रेवलेंट है, अगर हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, तो फिर इसको डॉक्यूमेंट करने में क्या बुराई है। इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा मुझे लगता है परेशानी वाली बात होनी नहीं चाहिए। और मैंने ये भी काउंसलिंग के दौरान में एक एस्पेक्ट कवर किया है कि कई लड़कियां जो हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही होती हैं, एंड दे कम टू मी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग एंड ऑल, तो वो यही चीज़ बोलती हैं कि भाई मैम कुछ बातें ऐसी जब हम उनसे लड़के वालों से बात करते हैं तो उनके मन में इतना शक, एक तो सोशल मीडिया भी एक ऐसी चीज़ है, मैं खुद सोशल मीडिया पे हूँ, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट लीगल अवेयरनेस। तो सोशल मीडिया ने भी कहीं ना कहीं, या रिश्तेदारों की बातों ने इस तरीके का एक इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया, एक माहौल ऐसा बन गया कि लड़के वाले भी इतना डर के बैठे हुए हैं कि भाई वो छोटी छोटी बातों पे ना ऑब्जेक्शन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, उसमें नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं, एंड दैट हैपन्स बिकॉज माहौल कुछ ऐसा हो गया है। इसीलिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करें। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी हम कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम बिल संभाल के रखते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं हम बिल संभाल के रखते हैं, राइट, हम गाड़ी लेते हैं हम पेपर संभाल के रखते हैं। तो फिर ये एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट बनाने में मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी आपत्ति होनी चाहिए, ठीक है जी। फिफ्थ पॉइंट इज बैंक स्टेटमेंट्स एंड पेमेंट रिकॉर्ड्स। अगर दुल्हन के परिवार ने जो गिफ्ट्स दिए थे उनका पेमेंट अगर उन्होंने अपने खुद के अकाउंट से, यानी कि अपने खुद के पैसों से किया है, तो ये उनके बैंक स्टेटमेंट्स या पेमेंट रिसिप्ट्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो सकते हैं, जिसमें आप जो हस्बैंड लोग हैं वो ये साबित कर सकते हैं कि इन्होंने अपने खुद के अकाउंट से अपनी मर्जी से पेमेंट किया था। लेकिन यहाँ पे एक एस्पेक्ट है जो कि डिस्प्यूट में जा सकता है, क्योंकि द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि लड़की वालों ने अपनी मर्ज़ी से वॉलेंटरली वो परचेज़ किया है, या लड़के वालों के कहने पर, उनके धमकाने पर, इमोशनल ब्लैकमेल करने का जो हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया है वो वैसे किया है, तो वो शो नहीं किया जा सकता है, ठीक है जी। तो इसलिए जो बैंक रिकॉर्ड्स होते हैं वो सिर्फ सपोर्टिंग प्रूफ होते हैं, और ये तभी स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं जब हमारे जो बाकी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जो प्रूफ्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हो।
हो, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एविडेंसेस हैं वही कोर्ट में काम करते हैं। जो विटनेस के स्टेटमेंट्स हैं वो काम करेंगे, बाकी जो आपके पास बैंक स्टेटमेंट्स काम करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो काम करेंगे, ऑडियो वीडियोज हैं वो काम करेंगे, चैट्स आपके लिए काम करेंगे, जो भी हमने अभी तक पीछे जिसके बारे में डिस्कस किया है। तो ये एक एस्पेक्ट है जिसको हम एक तरीके का हम कह सकते हैं सपोर्टिंग एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। खासकर जब हमारे पास विटनेस स्टेटमेंट्स हो या ऑडियो वीडियोस अगर हो, चैट्स हमारे पास हो जिसमें क्लियर कॉन्वर्सेशंस विजिबल हो, तो तब ये एक अच्छा सपोर्टिंग एविडेंस बन सकता है, ठीक है जी। और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ एनी प्रायर डाउरी कंप्लेंट्स, यानी कि अगर शादी के तुरंत बाद अगर कोई डाउरी कंप्लेंट्स ना रही हो, कोई ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना रहा हो मारपीट से रिलेटेड, फिजिकल अब्यूज से रिलेटेड, डाउरी से रिलेटेड, तो वो एक अच्छा एविडेंस बन सकता है। अगर शादी के तुरंत बाद या कुछ टाइम तक दुल्हन के परिवार वालों ने अगर कोई भी कंप्लेंट नहीं करी है, कोई एफआईआर नहीं करी है दहेज से रिलेटेड, मारपीट से रिलेटेड, इमोशनल या फिजिकल अब्यूज से रिलेटेड, तो वो एक एविडेंस हस्बैंड के फेवर में काम कर सकता है। क्योंकि जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि बहुत बार ऐसा होता है कि शादी के 4-5 साल निकल गए, 7-8 साल निकल गए, बहुत अच्छे से निकले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कोई दहेज का मसला नहीं था, कोई फिजिकल या इमोशनल अब्यूज की बात नहीं थी। पर परेशानी ये होती है कि कुछ सालों बाद जब पति पत्नी के बीच में कोई मतभेद हो जाता है या मनभेद हो जाते हैं, परिवारों में जब डिस्प्यूट आ जाता है, तो फिर जब लड़की जो है अपना ससुराल छोड़ के मायके में चली जाती है, या मान लीजिए उनके बीच में किसी और विषय को लेकर झगड़ा हुआ है, लेकिन जब लड़की ससुराल छोड़ के मायके चली जाती है और कोई केस करने की बात आ जाती है, तो शादी के 5-7-8 साल बाद जब ये डिस्प्यूट खड़ा होगा, या मे बी 4 या 5 साल बाद ये डिस्प्यूट खड़ा होगा, तो वो अक्सर दहेज वाला जो एलिमेंट है वो इसमें क्रिएट कर लेते हैं, वो एंगल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं कि इन्होंने हमसे दहेज मांगा था, उस टाइम पे भी हमने इतना दहेज दिया था और अभी हमसे और दहेज मांगा जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आपने ये कोर्ट में साबित करना है कि अगर हमने इसको दहेज के लिए कभी सताया होता तो हम शादी के तुरंत बाद इसको सता सकते थे, कोई और परेशानी क्रिएट कर सकते थे, इसके साथ मारपीट हो सकती थी, अगर मारपीट नहीं हुई तो किसी तरीके का कोई ट्रॉमा हो सकता था, जिस वजह से किसी भी तरीके का कोई लीगल प्रोसीडिंग्स या लीगल कंप्लेंट हमारे खिलाफ इनिशिएट हो सकती थी। पर ऐसा जज साहब कुछ भी अवेलेबल नहीं है। हमारे बीच में झगड़े हुए हैं, हम मानते हैं, लेकिन वो किसी और विषय के ऊपर हुए हैं, और ये अब क्योंकि अपनी मर्जी से या तो ससुराल से वो निकल गई, या फिर किसी भी वजह से अगर उसको ससुराल जाना पड़ गया है और वो घर में नहीं रहना चाहती थी, अपनी मर्जी से नहीं रहना चाहती थी, तो इसने हमारे खिलाफ झूठा दहेज का केस बना दिया, जबकि इतने सालों में दहेज की कभी कोई बात हुई ही नहीं, ठीक है जी। तो इसको इस एस्पेक्ट से, यानी ये जो एंगल है कि पीछे कभी कोई कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस की तरह यूज़ किया जा सकता है, जो विटनेस स्टेटमेंट्स में ज़्यादातर उभर के बाहर निकल आएगी, ठीक है, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है नहीं, उस स्टेज पर। इसीलिए मैं बार बार हमेशा सबको समझाते रहते हैं कि शादी के टाइम पे ये सारे जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स होते हैं, जो रिटन एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, वो प्लीज़ आप बनवा के रख लिया कीजिए। इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ना लड़की वालों को ना लड़के वालों को, क्योंकि दोनों के लिए वो सेफ़ होता है, ठीक है। और मान लीजिए अब आप कहेंगे कि हो सकता है कि ये जो एग्रीमेंट है वो भी लड़की वालों को ब्लैकमेल करके बनाया गया हो, तो वहाँ पर फिर आगे चल के एविडेंस के टाइम पे जो विटनेस स्टेटमेंट्स हैं, वो जो टेस्टिमनीज हैं वो काम आएंगी। फिर उसको हम कितने अच्छे तरीके से सच बता सकते हैं, और क्रॉस एग्जामिनेशन में उसको काउंटर कैसे किया जाता है, वो टेस्टिमनीज को ब्रेक कैसे किया जाता है, फिर वो देखा जाता है, ठीक है जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सारी बातों को पहले से ही विचार करके सोच के कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, हम सही काम ना करें, ठीक है जी। अब बहुत छोटी सी बात मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि जब हम गहने लेते हैं तो हम उसके बिल संभाल के रखते हैं ना, कि कल को गहना अगर तुड़वाना होगा या उसको चेंज कराना होगा, या कल को कोई आपत्ति हो जाएगी, तो कम से कम हमारे पास रिकॉर्ड है, बिल्स का रिकॉर्ड है, वो हमारे काम आएंगे। तो जब हम इतनी बेसिक सी बात सोच सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स या एग्रीमेंट्स बनाने के बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी समस्या होनी चाहिए, ठीक है जी। अब ये थे इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट्स जो मैंने आपको, जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि ये जनरल डिस्कशन है, बाकी जो कुछ भी आपके केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस
से पर्टेन करते हैं उसी से पता लगेगा, ठीक है जी। लेकिन एक बात यहाँ पे हमेशा याद रखनी है कि डाउरी रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं कोर्ट उनको बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिवली लेती है, ठीक है जी। 498A जो अभी सेक्शन 85 भारतीय न्याय संहिता हो गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट का 113 जो है, और अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 118 हो गया जो कि डाउरी डेथ्स रिलेटेड एविडेंस की बात करता है। तो इन सारे जो लॉज को कोर्ट बहुत जो सिचुएशंस है, सर्कमस्टांसेस और ये जो केसेस हैं इनको कोर्ट बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल करता है। ये हमेशा आप याद रखिएगा। आपके पास चाहे जितना अच्छा प्रूफ हो लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो सुई होती है ना वो हमेशा लड़की वालों की तरफ इंक्लाइंड होती है, बिकॉज कोर्ट को इनिशियल स्टेजेस पे नहीं पता होता है। इस बात को समझने का प्रयास करें, इसमें कोई बायसनेस वाली बात नहीं है। इसमें आपको समझना पड़ेगा कि कोर्ट को इनिशियल स्टेजेस पे नहीं पता होता है कि वो जेन्युइन विक्टिम है या नहीं। वो यूजुअली आप डिपेंड करता है कि आपका एविडेंस कितना अच्छा है। तभी मैं आपको पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको एविडेंसेस से रिलेटेड कुछ मैंने आपको टर्म समझाए, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, लीडिंग एविडेंस का क्या मतलब होता है। मैंने आपको बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं ताकि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आए। और मैंने आपको प्राइमा फेशी एविडेंस के बारे में भी बताया, और मैंने क्यों बताया है वो आपको पहले और बाद में मैं ये वीडियो आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि जब मैं आपको रेफरेंस दूँ तो आप वो पिछली वीडियोस जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको क्लियरली बताया है कि ऐसी सिचुएशंस में जब भी आपके अगेंस्ट कोई केसेस फाइल होते हैं, इन दैट केस यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास वो जितनी भी प्राइमा फेशी एविडेंस है जिसके बारे में मैंने अभी बात की, जो आप ऑलरेडी सफ़र कर चुके हैं, जिनको ये वीडियो नहीं मिली या फिर जिन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं किया, चलिए वो तो उनका केस तो चलता रहेगा, लेकिन आगे जिनकी शादियां हो रही हैं वो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास आपका प्राइमा फेशी एविडेंस होगा तो आप केस के इनिशियल स्टेजेस पर ही वो प्राइमा फेशी एविडेंस इंट्रोड्यूस करके अपने फेवर में रिलीफ ले सकते हैं। यही कारण था कि मैंने पीछे आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाएं ताकि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आए, ठीक है जी। तो ये केसेस बहुत सेंसिटिवली हैंडल किए जाते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। कोशिश करिए कि आप बड़े गिफ्ट्स ना लें। आप बिल्कुल बड़े गिफ्ट जैसे गाड़ी होगी, फ्लैट हो गया, घर हो गया, आप वो गिफ्ट्स ना लें। और अगर आप ले रहे हैं तो उसको प्रॉपरली एग्रीमेंट में डॉक्यूमेंट करवाइए, ठीक है जी। तो ये था जो आपके बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस वीडियो की। तो मैं अभी तीसरी बार रिपीट कर देती हूँ कि ये सारे जो 6 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं ये फुल फ्लेजेड पॉइंट्स नहीं हैं। बहुत सारे और एस्पेक्ट्स भी कवर किए जा सकते हैं, बट वो डिपेंड करेगा आपके पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर, ठीक है जी। ये जनरल पॉइंट्स थे जो सबके ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है जी। और अगर आपके अभी कोई सवाल है इसी विषय को लेकर, आपके कोई सवाल है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसके जवाब दे दूँगी, ठीक है जी। चलिए, प्रणाम।